Hello everyone, this is Asutosh. I welcome you all Sainik classes. Today I'm going to discuss the first chapter of the mathematics which is number system यानी कि संख्या पद्धति। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गणित का पहला चैप्टर जो कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस से है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। यह लेक्चर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बढ़िया है। यह लेक्चर हिंदी इंग्लिश में ही होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा, बाइलैंग्युअल होगा, ठीक है। और यह मैथ्स का है, ठीक है। यह मैथ्स का लेक्चर है जहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, ओके। तो इसका मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं भी किसी समय आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए हमारे सैनिक स्कूल सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इस चैनल से लाभ उठा सकें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट होगा मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसको हिंदी में हम लोग संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश मीडियम में यह सिलेबस है नंबर सिस्टम के नाम से, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें बेसिक तौर पे अपना भूमिका बनाएंगे कि यह क्वेश्चंस कैसे फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, वो क्या क्या वर्ड यूज कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। गिनती की सारी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की सारी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। हमेशा 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसेट्रा, ठीक है। और पूर्ण संख्या की बात की जाए, होल नंबर, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 को उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। यानी आइए परिभाषा को देखते हैं। गिनती की सभी संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है, वह पूरी पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी कि वह पूर्ण संख्या कहलाती है। यहाँ पे पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। पूर्ण संख्या कहलाती है। इसमें 0 से हमारा स्टार्ट होता है, 1 0 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, ठीक है। नेचुरल नंबर में गिनती स्टार्ट होती है आपकी 1 से, और होल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो वो होल नंबर में कहा जा सकता है। आइए सम संख्या वो किसे कहते हैं? सम संख्या यानी कि इवन नंबर, वे संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है, पूरी तरीके से कट जाता है भाग, तो हम लोग उसे बोलेंगे सम संख्या। जैसे कि 2 4 6 8 10 इत्यादि जो दिए हुए हैं, ये सभी सम संख्या हैं। यदि मान लीजिए हम इसमें से 4 पिकअप कर लेते हैं, 4 को लेते हैं, इसमें 2 से भाग देते हैं, ठीक है, 4 से, ठीक है। तो 2 दूनी 4, ये कट गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आया, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो यह कट गया, ये हमारा सम संख्या है। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग देने पर पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। ऐसी संख्या जिनमें 2 से भाग देने पे पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होती है, पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती है, उसे हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। इज इट क्लियर? ओके। जैसे हमारा विषम संख्या का एग्जाम्पल है, विषम संख्या देखिए हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5
7 9। ठीक है, 2 से 1 में भाग देंगे तो ये भी नहीं कटेगा, 2 में 3 से भाग देंगे तो ये भी नहीं कटेगा। जैसे मैं 3 को ले लेता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, 3 को इसमें 2 से भाग देता हूँ। देखिए तो 2 1 जा 2 बचा 1, रिमाइंडर 1। ये कटा नहीं, ये हमारा रिमाइंडर बच गया, तो इसलिए हमारा ये विषम संख्या है परिभाषा के अनुसार। यानी कि सम संख्या उसे कहेंगे जो 2 से भाग देने पर पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, उसे सम संख्या बोलेंगे, यानी कि इवन नंबर। ठीक है, और विषम संख्या उसे बोलेंगे जो 2 से भाग देने पे पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है तथा उसके 2 गुणनखंड होते हैं, उसे अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 5 7 11 इत्यादि। देखिए 2 अपने से भी कटेगा, यानी कि 2 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 1 × 2, यानी कि इसके 2 ही फैक्टर हुए। ठीक है, इसके कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए। ठीक है, 1 मिनट, इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ कुछ। ठीक है, अब सही है। अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या उसे बोलेंगे, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर के नाम से जाना जाता है। ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित होते हैं तथा 1 से विभाजित होगा, यानी कि 1 से डिवाइड हो जाएगा और अपने ही नंबर से कट जाता है, उसे हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर की एग्जाम्पल देखा जाए तो 2 3 5 7 11 इत्यादि, ये हमारे प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये हम इसको बोलेंगे प्राइम नंबर। ओके, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, जैसे 2 है, 2 हमने लिया तो 2 का कितना, 2 से ही कटेगा और 1 से कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य या यौगिक संख्या, वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक, इसके 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटते हैं ना, मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसे हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर होते हैं, यानी कि एक तो अपनी ही संख्या से कटेगा और एक तो 1 से कटेगा और अन्य संख्या से भी कट सकता है। ठीक है, अन्य संख्या से भी कट सकता है, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे देखिए 4 जो दिया हुआ है ये तो 1 से भी कटेगा, ठीक है, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आता है। ऐसे फिनोमिना को हम लोग कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बेसिकली क्या है, परिमेय संख्या बेसिकली यह है कि जिसको हम लोग एक फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, यानी कि किसी भी संख्या को फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना ही हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। यानी कि जैसे कि हमने ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन q का मान 0 न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए 6/9, 6/9 लिख लेते हैं, 6/9, तो ये ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला भाग होना चाहिए यह 0 नहीं होना चाहिए, 0
नहीं होना चाहिए, तो उसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग P बाई क्यू के, यानी कि इसको हमने P मान लिया है, ठीक है, और इसको हमने Q मान लिया है। बात समझ में आ रहा है? ये 9, ये हर वाला जो होता है पोर्शन नीचे का जो भी रहे वो 0 ना हो, उसे हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल में 3/4 है, 3/4, 5/7, 8/3, 3 है। देखिए 3 है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। 5 है तो 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है, यानी कि अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पूर्णतः इसका वर्गमूल ना निकाल सके, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यानी कि अपरिमेय संख्या वही संख्या होती हैं जिनका हम लोग पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे कर्ण में 2 है, कर्ण में 2 है, कर्ण में 3 है, कर्ण में 5 है, ये इसका आप लोग पूर्णतः वर्गमूल ना निकाल सकें, उसे हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, और एग्जाम्पल में पाई भी दिया है। पाई का मान जैसे कि आप लोग जानते हैं 22/7 होता है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल है। ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। आप लोग कक्षा 9वीं में यह पढ़ेंगे कि पाई और 22/7 को प्रूव करिए कि पाई इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 रेशनल नंबर है। बात समझ रहे हैं? तो इसको ज्ञान, बस इसको दिमाग में अपने ये बैठा लीजिए कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसका हम लोग पूर्ण रूप से कंप्लीटली रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट। समझ रहे हैं बात? ओके, इंपॉर्टेंट नोट्स देखा जाए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। ऑल नेचुरल नंबर्स known as rational number. All natural numbers can be said that rational number. पूर्णांक, पूर्णांक की बात किया जाए तो पूर्णांक देखिए, एक नंबर लाइन मैं रेखा खींचता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 0 मान लेते हैं। यहाँ पे 0, +1, +2, +1, +2, 0 के लेफ्ट साइड चलते हैं, -1, -2। देखिए यह पूर्णांक कहलाता है, इंग्लिश में इसको इंटीजर के नाम से जाना जाता है। तो इंटीजर भी आपका जो होता है वो रेशनल नंबर के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, रेशनल नंबर के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होता है? 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, ये भी पूर्ण संख्या होती है। समझ रहे हैं बात? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए भारतीय पद्धति में किसी किसी नंबर को लिखने के लिए आ सकता है, इंटरनेशनल सिस्टम में किसी चीज को लिखने के आ सकता है। मतलब कोई अंक आपको दे देगा, बोल देगा कि आप इसको भारतीय पद्धति में लिखिए। जैसे कि हम लोग जो हम कुछ लोग भी गणना करते हैं या कुछ लिखते हैं तो हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड में लिखते हैं, जैसे 2, 3, 4। इसको हम लोग पढ़ें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि हम लोग 23,345 पढ़ते हैं, 23,345। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? 23,000 23,300
45 ठीक है, यानी कि 23,000 23,345 345 समझ रहे हैं बात। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ठीक है, वर्ड के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। अब इंटरनेशनल के फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले इंटरनेशनल वाला समझ लेते हैं। एक बार पहले इंडियन को भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको वंस को इकाई बोलते हैं, टेंस को दहाई, 100 को सैकड़ा, 1000 को हजार, 10,000 को 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पद्म 10 पद्म। इस तरह होता है, लेकिन बेसिकली आप लोग अरब तक ही जानिए, अरब तक ही अच्छा है। और इंटरनेशनल की बात किया जाए तो इंटरनेशनल में वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000, 100,000। देखिए यहाँ तक, जबकि इंडियन स्टैंडर्ड में देखा जाए तो 10,000 तक ही है, जबकि इंटरनेशनल में भी देखा जाए तो 100,000 तक है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है 2 3 4 7 2 1। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इकाई इंटरनेशनल के फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, यानी कि 234,000 200 234 234,000 234,000 721 21, ठीक है। 81 लिखा है लेकिन 21 होगा, ठीक है। इक्कीस, ठीक है, यानी कि 234,721 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब डिविजिबिलिटी का रूल समझते हैं, यानी कि कौन सा नंबर, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी संख्या दे देता है 2 4 3 2 1 4 6 9 2, और बोल देगा यह नंबर को डिविजिबल कीजिए, इस नंबर को भाग दीजिए, इसको छोटा बनाना है। तो बस आप लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे, मैं किस नंबर से डिवाइड करूं, किस नंबर से नहीं डिवाइड करूं। तो आप बारी बारी एक नंबर से इसको डिवाइड करने में लग जाएंगे। तो उसी के लिए यह एक डिविजिबिलिटी रूल है, जिसके अंतर्गत हम पता कर सकते हैं कि यह नंबर कौन सी संख्या से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, किस से डिविजिबल है। तो हम लोग इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, जब आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम रहेगा तब। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल में इसको हिंदी में हम लोग विभाज्यता का नियम बोलते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिविजिबिलिटी का रूल मालूम कर लेते हैं। 2 से कौन कौन सी संख्या कट सकती हैं। यदि संख्या के अंत में 0 अथवा कोई सम संख्या का मतलब इवन नंबर हो, ठीक है। यदि संख्या के अंत में 0
अथवा कोई इवन नंबर हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो सकती है। ठीक है, 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो सकती है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 220 312 220 312 कामा 28 कामा 98। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग इसके अंत वाली संख्या को देखिए, अंत वाली संख्या 0 है, 2 है, 8 है, 8 है, यानी कि ये सब इवन नंबर के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, जैसे 2 है, 8 है, 8 है, ये सब इवन नंबर के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा संख्या क्या दिया है, जिस संख्या के अंत में 0 हो या कोई इवन नंबर हो। देखिए, जिस संख्या के अंत में 0 है या इवन नंबर दिया हुआ है तो ये संख्या 2 से डिविजिबल है। ठीक है, आप लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतया कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 से विभाजित होने के नियम। जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 3 से कट सकती है, यानी कि 3 से विभाजित हो सकती है। तो जैसा कि 342 देख रहे हैं, 342, तो हमारा जैसा कह रहा है कि तीनों जो संख्या दिया हुआ है 342, इन सभी का सम करिए। सभी का सम करेंगे कितना आएगा, 4 3 7 2 9। जो हमारा ये प्राप्त हुआ है इसमें 3 से जब भाग लेकर जाएंगे तो यह पूर्णतया कट जाएगा, यानी कि यह 3 से विभाजित है। ठीक है, इस तरह हम लोग पता कर सकते हैं कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट 4 से विभाजता का नियम हम लोग देख लेते हैं। अब 4 से, यदि कोई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब इसकी दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या दोनों स्थान पर 0 हो। देखिए, यूनिट और टेंस डिजिट पे चाहे 0 हो दोनों, या दोनों संख्या 4 से विभाजित हो, यूनिट और टेंस की दोनों एक ही साथ विभाजित हो। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं लास्ट वाला 2 डिजिट, तो ये 4 से डिविजिबल है। 4 9 36, 4 9 36, यानी कि ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 से देखते हैं। ठीक है, जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। तो 340 है, देखिए इकाई के अंक पे 0 है और इकाई के अंक पे 5 है, तो यह संख्या 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 6 से विभाजता का नियम देख लेते हैं। वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह 6 से भी विभाजित हो जाएगा, 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, वह 6 से भी विभाजित होगा। तो ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी उसे 6 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे 354 है, 354 है, ये सबसे पहले आपका तो ये देखते हैं 2 से विभाजित है। हाँ, 2 से इसलिए विभाजित है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे हमारा इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 3 से विभाजित है क्या, 5 3 8 8 4 12, यानी कि 12 भी 3 से विभाजित है। ठीक है, 3 से विभाजित है। ठीक है, तो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, यानी कि इसका मतलब यह 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 से विभाजता का नियम देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके बाकी के अंकों से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। चलिए एक उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास उदाहरण में दिया है 248। देखिए इकाई क्या है, 8 दिया है, तो ये 8 को क्या करना है, दोगुना करना है। जो दोगुना करने के बाद आएगा वो 24 में से 8 को घटाना है। 24 में से 8 गुणित 2 करेंगे तो 16, यानी कि 8, यानी कि क्या 8 7 से डिविजिबल है, नहीं है। अतः दी गई संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगी।
एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6747 बराबर, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो कि देखिए इकाई का अंक कितना है, 7 है। इसका दोगुना किया जाए तो दोगुना करेंगे तो से 7 गुणित 2 करेंगे कितना होगा, 14 होगा। तो इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 14 यहाँ पे, और 6 7 4 को घटाने पे, ठीक है, इसको घटाएंगे तो हमारा 630 आएगा, ठीक है, 630 होगा। यहाँ पे 4 7 होगा ना, यहाँ पे 7 है, 6 7 4, 6 7 4 में से घटाएंगे तो हमारा 630 होगा। क्या 630 7 से डिविजिबल है? जरूर, 7 9 63, यानी कि ये डिविजिबल है, 90 टाइम्स जाएगा। क्या यह सही लिखा हुआ है? नहीं, देखिए 1 मिनट, ये तो सही था, लेकिन यहाँ पर हमारा 4 होना चाहिए था ना, 7 की जगह पे 4 होता तो हमारा क्वेश्चन अच्छा होता। तो यहाँ पर हम लोग 7 की जगह पे क्या बना लेते हैं, 4 बना लेते हैं, अब सही है, ठीक है। हाँ, अब 8 से देख लेते हैं, 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 8 से डिविजिबिलिटी रूल यह है, यदि संख्या के अंतिम तीनों अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी, यानी कि यूनिट टेंस 100, यूनिट टेंस 100, जो कि ये तीनों 8 से विभाजित होंगी एक ही साथ ना, तो समझ लीजिए कि 8 से विभाजित है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में दिया है 5320, यानी कि 320 जो है 8 से विभाजित होगी, तो समझ लीजिए यह 8 से कट जाएगा पूरा, 5320। नेक्स्ट 9 से डिविजिबिलिटी रूल समझ लेते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो सकती है। जैसे कि हम लोग 3 का देखे थे, उसी तरह 9 का भी है। उसमें भी क्या करते थे, हम लोग अंकों का योग करके देखते थे कि अब फिर उसमें 3 से भाग देते थे, और यहाँ पर अब क्या करेंगे, अंकों का योगफल करेंगे, उसमें 9 से भाग देंगे। यदि पूरी तरीके से कट जाता है तो हम लोग समझेंगे कि ये 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं 6534 दिया है, यानी कि 6534 है, जो कि 6 + 5 + 3 + 4 किया है तो हमारा 18 आया है, और 9 से डिविजिबल किए हैं तो यानी कि पूरी तरीके से कट जा रहा है, यानी कि ये हमारी संख्या 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, यानी कि पूरी तरीके से डिवाइड हो सकती है। 10 का देखते हैं। जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी तरीके से क्या हो सकती है, डिविजिबल हो सकती है, यानी कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि लास्ट में 0 हो, लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पर 0 हो तो वो संख्या 10 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो सकती है। नेक्स्ट 11 का, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जितना मैं बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, मैथमेटिक्स यानी कि गणित का क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा, एकदम सुलभ हो जाएगा करने में, एकदम आसानी से इसको कर सकते हैं। बस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सैनिक स्कूल तक जरूर पहुंचा दूंगा। बस लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए और कंटिन्यूअसली आपको मेहनत करना होगा, तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 11th का देखते हैं। 11th में है आपका, जिस संख्या के सम के स्थान पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का अपवर्त हो, 11 का अपवर्त मीन्स फैक्टर हो, गुणनखंड हो, फैक्टर हो, तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5, जैसे कि सम के स्थान देखिए हैं क्या बोल रहा है, सम पोजीशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई नंबर दिया हुआ है इतना,
इतना कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इतना कोई नंबर दिया हुआ है। तो सम स्थान पे 2 4, ठीक है, 2 4, ये इनका एडिशन करेंगे और विषम संख्या के स्थानों का 1 3 और 5, इनका एडिशन करने के बाद जो संख्या आएगा और ये संख्या जोड़ने के बाद आया, इसमें से इसको घटाइए तो 0 आता है तो बढ़िया है। यदि 11 का फैक्टर आता है यानी कि 11 का गुणनखंड आता है, मतलब 11 आएगा, 22 आएगा, 33 आएगा, तो समझ लीजिए वो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। अब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला होने वाले हैं, यानी कि कुछ प्रमुख सूत्र हमने लिखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, लेकिन अब लेक्चर बड़ा हो जाने के कारण मैं इसको अगले लेक्चर में कवर करूँगा। तब तक के लिए बढ़िया रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का वीडियोज पाने के लिए वो देख सकते हैं इसी प्रकार का वीडियो यदि सब्सक्राइब किए हैं तो। और सैनिक स्कूल की इस चैनल के माध्यम से सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय की विशेष तौर से तैयारी कराई जाती है। ओके, टेक केयर, बाय।